केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया हम लोग यहाँ पर आपके केबीएस पीआरटी के लिए गणित के प्रैक्टिस सेट को लेकर उपस्थित हैं और हम लोग अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग 2016 में गणित में जितने भी प्रश्न आए थे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे और आपका जो बेसिक है एनसीईआरटी का कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 ये आपको बेसिक पढ़ना है। इसकी किताब खरीद लीजिए, यहां से भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। और अगर आप हाई लेवल पर पढ़ना चाहते हैं तो कक्षा 9 और 10 की किताब को भी आप पढ़ सकते हैं। ये पूरी किताब नहीं पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको 6, 7, 8 की किताब में जो मिलेगा वही पढ़ना है। पूरी किताब एनसीईआरटी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और जब हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भैया, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट गणित के 2016 में आए हुए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। प्रश्न आपके सामने है, सभी लोग इसको पढ़ के कॉपी पेन लेके आप सभी लोग बैठे रहिएगा और जिससे जो भी प्रश्न आपके सामने आए तुरंत उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, 3 लोग हैं यहाँ पर, मोहन है, करीम है और जॉर्ज है। 3 लोग हैं, तीनों की औसत आयु कितनी दी है, 27 है। तो 3 लोग हैं, तीनों की औसत आयु 27 है। तो अगर तीनों का योगफल, तीनों का टोटल निकालना हो तो जो औसत हमारा दिया होता है उसमें कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, गुणा कर देंगे तो तीनों की और जो आयु है उनका टोटल आ जाएगा, योगफल आ जाएगा। ठीक है, अब इनका औसत देख लीजिए। औसत कितना भैया, 2 है, 3 है और 4 है। ये इनका औसत है। 2 किसका है, 2 पहले वाले का है। पहला वाला कौन है, मोहन है। 3 दूसरे वाला यानी करीम है और जॉर्ज का औसत कितना है, 4। ये इनकी आयु का औसत है। तो अगर हम लोग इनका टोटल करें, औसत जो है, जो इनका अनुपात है, यहाँ पर हम औसत कह रहे हैं बार बार, थोड़ी गलती से कभी कभी जबान से ऐसी चीजें निकल जाती हैं, पढ़ाओ कुछ दिमाग में चलता है कुछ और जबान से निकलती हैं कुछ, चलिए कोई बात नहीं। ये इनका अनुपात दिया गया है, आयु का अनुपात। तीनों की जो आयु का अनुपात है वो 2, 3 और 4 का अनुपात है। तो अगर हम अनुपातों को जोड़ें तो 3, 2, 5 और 5, 4 कितना होगा, 9। तो लेकिन हमारे हिसाब से अनुपातों का योग कितना आ रहा है, 9। लेकिन यहां पर हमने जो आयु का योग निकाला है वो आ रहा है 81 वर्ष। कितना, 81 वर्ष आ रहा है। यानी 9 अनुपात की जो वैल्यू होगी वो 81 वर्ष होगी। ठीक है, देखिए इस प्रश्नों को हम लोग x मान के कर सकते थे, लेकिन x मान के करना जब हम लोग 7, 8 में पढ़ते थे, कक्षा 7 और 8 में, तब x मान के करते थे। अब नहीं करना है, अब बड़े हो गए हैं तो कुछ नए तरीके से प्रश्नों को सॉल्व हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप x मान के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न को हम लोग अनुपात की विधि से सॉल्व करते हैं। तो अनुपातों का योग कितना भैया, 9 है। लेकिन हमने जो निकाला है आयु का योग कितना है, तीनों की आयु का योग 81 है। यानी 9 अनुपात की वैल्यू 81 के बराबर है। उम्र में उनका अनुपातों में योगफल 9 है और तीनों की उम्र का जो औसत है, जो योगफल है वो 81 है। यानी 9 अनुपात 81 के बराबर होगा। इतना आप समझ गए होंगे। दोनों तरफ 9 का भाग कर दीजिए तो इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 9। तो 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी कितना, 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 9 वर्ष। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई, 9 वर्ष। अब आपको निकालना क्या है, वहां पर आइए निकालना क्या है, जॉर्ज और करीम की आयु का अंतर निकालना है। जॉर्ज और करीम की आयु का अंतर आपको निकालना है। तो जॉर्ज कौन से है भैया साहब, ये 4 वाले जॉर्ज है, 4 अनुपात जॉर्ज का है। करीम बीच वाले हैं, यानी 3 जो अनुपात है वो करीम का है। तो 4 और 3 का अगर अंतर निकालें तो कितना आ रहा है, 1। तो यानी कि हमें 1 अनुपात की मान चाहिए, 1 अनुपात की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 1 अनुपात की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं, 9 वर्ष। क्लियर। तो हमें क्या है, जॉर्ज और करीम की आयु में जो अनुपातों का अंतर है वो 1 है। तो 1 अनुपात की हमें वैल्यू चाहिए और 1 अनुपात की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं, 9 वर्ष। यानी कि हमारा विकल्प डी 9 वर्ष बिल्कुल सही रहेगा। इस प्रकार 2-3 लाइन में ही आपको प्रश्न को सॉल्व करना है, x मानकर प्रश्न को करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट सीखते रहिए, समझते रहिए और एक कॉपी और पेन लेके बैठे रहिए। कोई भी अगर गणित में आपको नई चीज मिलती है तो उसको नोट डाउन करते रहिए। और इसके साथ साथ हम लोग आपके सुपर टेट की जो गणित होती है उसके भी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराते हैं, तो वो भी आप वीडियो देखते रहिए। रोज शाम को 7 बजे सुपर टेट गणित की वीडियो आती है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए गणित के प्रैक्टिस सेट में एक रीजनिंग का प्रश्न आ गया है, तो चलिए कोई बात नहीं, रीजनिंग हो गणित हो सारे अपने पेपर में आते ही हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए दिशाएं अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, ये वाली दिशा पूर्व कहलाती है, ये वाली दिशा पश्चिम कहलाती है, ऊपर हमारा उत्तर होता है, नीचे हमारा दक्षिण होता है, ये तो हमें पता ही है। अब इसी के आधार पर हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। एक साइकिल सवार 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो यहाँ पर हम बीच में बिंदु मान लेते हैं, यहाँ से वो स्टार्ट करता है 4 किलोमीटर उत्तर, उत्तर मतलब ऊपर, तो ऊपर हम लोग 4 किलोमीटर चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, ये दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर है। देखिए जब भी आपको दाएं बाएं निकालना हो तो आप यहाँ पर अपने आप को अनुमान लगाइए कि हम जो है उत्तर की ओर चल रहे हैं, उत्तर की ओर चलेंगे तो अब हमारे हाथ इधर होंगे और इधर होंगे, तो अपने हाथ फैलाकर आपको चलना है और फिर दाएं बाएं जब बोले तो उसी हिसाब से मुड़ते जाना है। इस प्रकार के प्रश्नों में कोई ट्रिक सीखने की जरूरत नहीं होती है, बहुत सारे हमारे रीजनिंग के अध्यापक इसमें ट्रिक सिखाते हैं, भैया इतना आसान प्रश्न है, इसमें ट्रिक लगाने की क्या जरूरत। आगे बढ़ें, जब 4 किलोमीटर चलता है तो वो दाएं मुड़ता है, और कितना चलता है, फिर 6 किलोमीटर चलता है, तो दाएं का मतलब राइट हैंड। तो जब आप ऐसे यहाँ से जब इसको बिंदु ए मान लेते हैं और इसको बिंदु बी मान लेते हैं, ए से बी जाएंगे तो आपका मुंह आगे की तरफ होगा और आपका जो दाहिना हाथ होगा इधर होगा, तो इधर कितना चलना है, 6 किलोमीटर चलना है, तो अंदाजे से 6 किलोमीटर बना दीजिए, कोई नापने की जरूरत नहीं है, पटरी लेके नापने की जरूरत नहीं है। अंदाजे से 4 बनाया, अंदाजे से 6 बनाया, लेकिन इतना ध्यान रखेंगे कि जब भी 6 बनाएंगे तो 4 किलोमीटर से बड़ी लाइन ही बनाएंगे। तो यहाँ कहाँ पहुँच गए, सी बिंदु पर हमारा पहुँच गए। ठीक है, अब हाथ आप फैला लीजिए, इस तरफ आपका हाथ है ऐसे, ठीक है, नीचे वाला आपका सीधा हाथ और ऊपर वाला आपका उल्टा हाथ, ठीक है, सामने की तरफ मुंह है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद वह आधा, आधा का मतलब होता है 45 डिग्री, दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो दाएं का मतलब राइट हैंड पे हमें घूमना है, तो अगर हम लोग यहाँ आगे जा रहे हैं, अगर पूरा घूम जाएंगे राइट हैंड पे तो 90 अंश का कोण बनेगा, लेकिन हमें कोण कितना बनाना है, 45 अंश का कोण बनाना है, तो हमें इस प्रकार से घूमना होगा, यानी कि ये वाला जो कोण बने ये 45 अंश का कोण बने। अगर पूरा घूम जाएंगे तो इधर पहुंच जाएंगे और ये हमारा 90 अंश का कोण बनने लगेगा। कितना चलते हैं ऐसा घूम के, 5 किलोमीटर चलते हैं और कहाँ पहुंच रहे हैं, डी बिंदु पर पहुंच रहे हैं। आपको निकालना है अब उसकी दूरी प्रारंभिक बिंदु से कितनी है, ए से कितना दूर है, ये वाली दूरी आपको निकालना है। कितना आसान सा प्रश्न है। क्या करिए, ये जो लाइन बना रहे हैं इसको आप नीचे ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिए कितनी आसानी से आपका आंसर आ रहा है फटाफट। ये बी से सी आपका अगर 6 किलोमीटर है तो इसको ई मान लेते हैं, तो ए से ई भी आपका 6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सीधी लाइन ड्रॉ किया है तो ये आपका 90 अंश का कोण बनेगा। और ये देखिए ये आपका ए से बी अगर 4 है तो सी से ई भी आपका 4 किलोमीटर होगा। ठीक है, अब आप जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसको आप जानते ही हैं कि यहाँ पर देखिए ये 90 अंश के सामने भुजा ये वाली सी डी आपका 5 निकल आया है, एक भुजा आपकी 4 है ये है, तो तीसरी वाली भुजा 3 आपकी 100% होगी। त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग जानते हैं, अगर आप सुपर टेट के वीडियो देखते हैं हमारे तो वहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात के बहुत सारे हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो ये जो आपका त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा है भैया, त्रिभुज आपका CED। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा। लंब आपका 4 है, कर्ण आपका 5 है, तो ये वाली जो भुजा होगी, ये वाली भुजा होगी, ये 3 किलोमीटर निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगर नहीं लगाना है तो त्रिकोणमितीय अनुपात आप याद रखिएगा, 3-4 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें से एक अनुपात होता है 3, 4 और 5 का हमारा अनुपात होता है, यानी कि जब आपका 5 कर्ण रहेगा तो आपकी बाकी की 2 भुजाएं 3 और 4 ही होती हैं। तो इस त्रिकोणमितीय अगर अनुपात हमें याद है तो इससे हम डायरेक्ट ई और डी का मान निकाल सकते हैं। कितना आएगा, 3 किलोमीटर आएगा। अब आपको दूरी निकालनी है, प्रारंभिक स्थान ए कहाँ लिखे हम, ए, और अंतिम स्थान डी, ए और डी की दूरी निकालनी है। तो ए से ई आपका 6 किलोमीटर है और ई से डी आपका 3 किलोमीटर है, कुल मिला के हो गया 9 किलोमीटर। कहाँ पर है भैया 9 किलोमीटर, विकल्प बी में है, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर इस त्रिभुज में आपको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना नहीं आता है, लगाना नहीं आता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा, 3 किलोमीटर आपका निकल आएगा। आसान प्रश्न है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अच्छा हाँ,
यहाँ आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, जरा ध्यान से समझिएगा कि भैया केबीएस पीआरटी की जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं उसमें टोटल 180 प्रश्न आएंगे। आपका पेपर 180 प्रश्नों का होगा, तो टोटल 180 प्रश्नों की तैयारी करने के लिए हमें ऐसी किताब की आवश्यकता होगी जिसमें हमारे संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है। तो इसके लिए चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा केबीएस में पीआरटी के लिए एक बुक लॉन्च की गई है, स्टडी गाइड लॉन्च की गई है, जो कि आपके नवीनतम पाठ्यक्रम और पैटर्न पर आधारित है। आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस चेंज हो गया है, तो इस बदले हुए सिलेबस पर आधारित जो है स्टडी गाइड चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा निकाली गई है। ये जो पुस्तक है ये आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर उपलब्ध है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। इसमें टोटल जो आपके 180 प्रश्न हैं उनके संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है, यानी कि एक ही किताब से अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम को आप कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये ऐसे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी बुक है जो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें नहीं खरीदना चाहते हैं, एक ही किताब से अपने संपूर्ण सिलेबस को कवर करना चाहते हैं। तो बहुत ही प्रतिष्ठित ब्रांड है चक्षु पब्लिकेशन, लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें इनकी आती ही रहती हैं। तो केबीएस पीआरटी के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक निकाली गई है स्टडी गाइड के रूप में चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा। तो इस किताब को आप अपनी नज़दीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है ना भैया, तो बहुत ही अच्छी बुक है, इसको आप जरूर से जरूर खरीद लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है, इसको पढ़िए और इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, एक्स मान के तो प्रश्न को सॉल्व करना ही नहीं है, थोड़ा सा आप समझिएगा कि जो अगर यहाँ घन दिया गया है और किसकी बात हो रही है, आयतन की, तो घन में किसमें भैया, घन में अगर आयतन की बात होती है तो घन की भुजा को हम मान लेते हैं x। किसको अच्छा यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, भुजा को मान लेते हैं x। ठीक है, तो घन का जो आयतन होता है वो x⁻³ होता है, जो कि हमें दिया गया है कितना अनुपात, 1:125, यानी कि दो घन है। यहाँ पर हम आपको पहला घन और दूसरा घन की बात नहीं कर रहे हैं कि अगर घन की भुजा x होती है उसका जो आयतन होता है वो घात 3 करके निकालते हैं, यानी घन करके निकालते हैं। ये तो आपको पता है। निकालना क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसकी जो भुजा होगी, अगर दो घनों का अनुपात आपका 1:125 है, आयतन में अनुपात 1:125 है, तो भुजा का अगर अनुपात निकालना होगा तो उनका घनमूल कर दीजिएगा। तो घनमूल करेंगे तो कितना आएगा, 1:5 आएगा। अब अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात अगर निकालना है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल हो चाहे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो, कोई भी क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो, तो ऐसी कंडीशन में ये जो आपकी भुजा है ना, इसका वर्ग कर दीजिएगा। तो भुजा का अनुपात कितना है, 1:5, इसका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे 1 और 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा। तो 1:25 आपका आंसर रहेगा, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल मौखिक सा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न में आपको पेन उठाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो समझ गए कैसे सॉल्व करना है। एक्स मान के सॉल्व मत करिएगा, समीकरण बना के आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। दो घनों के आयतन को x1 और x2 मानने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतना समझिए कि जब दो घनों की बात हो रही है और आयतनों का अनुपात दिया गया है तो वो उसका मतलब होता है वो x⁻³ का अनुपात दिया गया है, यानी 1:125। अगर भुजा में अनुपात निकालना हो तो उनका घनमूल कर दीजिएगा, तो उनका कितना आ जाएगा, 1:5 आ जाएगा। अगर क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो जो भुजा दी गई है 1:5 उसका वर्ग कर दीजिएगा, तो हमारे क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। तो हमारा विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। घन बनाया गया है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बाद में निकालेंगे, पहले हमें भुजा निकालनी पड़ेगी और भुजा निकालने के लिए हमें आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझिए घन, ये जो घन हमें निकालना है, घन की भुजा को हम लोग x मान लेते हैं और कहाँ पर लिखें, यहाँ पर। तो घन का आयतन, देखिए एक घनाभ है, घनाभ क्या है, 27 सेंटीमीटर लंबा है
8 सेंटीमीटर चौड़ा है और 1 सेंटीमीटर मोटा है। इसको पिघला दिया जाता है, पिघला के घन बनाया जाता है। तो जो जब घन बनाया जाएगा, जिसको पिघलाया गया है उसी से नई चीज बनाई गई है। तो जो पुरानी वाली चीज होगी और जो नई वाली चीज होगी, दोनों का आयतन बराबर होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर नहीं रहता है, आयतन बराबर होगा। तो नया क्या बनाया गया है, घन बनाया गया है। तो जो घन का आयतन होगा, पुराना क्या था, घनाभ था, घनाभ के आयतन के बराबर होगा, घनाभ का आयतन के बराबर होगा। समझ रहे हैं ना। जो भी चीज पिघला के बनाई जाती है नई चीज, तो नई चीज का जो आयतन होता है वो पुरानी चीज के आयतन के बराबर होता है। और घन की भुजा हमने माना x, तो आयतन इसका होता है x की घात 3। घनाभ की आयतन हमें निकालना, तो घनाभ का आयतन होता है, घनाभ के आयतन का फार्मूला जानते हैं ना, L गुणे B गुणे H। ये घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है। L जहाँ लंबाई होती है जो कि आपके 27 दी गई है, B जहाँ पर चौड़ाई होती है जो कि आपकी 8 दी गई है, H जहाँ पर मोटाई कह सकते हैं अथवा ऊंचाई भी कह सकते हैं, उसका मान हमारा 1 दिया गया है। तो अगर हम लोग इसका घनमूल लें तो 27 का घनमूल 3 हो जाएगा, 8 का घनमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, वो 1 का घनमूल 1 ही होता है। तो यहाँ पर हमें भुजा निकल जाएगी कितना, आपका 6 सेंटीमीटर। हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आप जानते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला याद है भैया? याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ठीक है, ए जहां पर भुजा, अच्छा यहाँ पर a² नहीं, हमने भुजा x माना है, तो हमारा हो जाएगा 6x²। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है 6a²। ए जहां पर भुजा होती है और हमने भुजा x माना है, तो यहाँ पर जो फार्मूला होगा वो 6x² होगा। तो भुजा तो हम निकाल चुके हैं, x की वैल्यू 6 है और 6 का वर्ग करना है, यानी 6 का 2 बार गुणा करना है, और 6 पहले से ही है, तो 6 गुणे 6 गुणे 6 कुल मिला के कितना हो जाएगा आपका 216 हो जाएगा। और कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 216 कहाँ पर आ रहा है, कहीं पर है 216, आपका विकल्प बी में है। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सेम उसी टाइप का प्रश्न, इसमें क्या करना है, कितना तो आसान प्रश्न है यार। देखिए, एक ही फार्मूले पर, एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित आपके 2 सवाल जो है एक ही पेपर में आ रहे हैं। ये सारे जो आप प्रश्न कर रहे हैं ये 2016 के प्रश्न हैं, जो कि KBS PRT के पेपर में आए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर घनों के आयतनों का अनुपात दिया गया है। तो जो आयतन का अनुपात होता है, अभी आपको समझाया है, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। आयतन का अनुपात क्या होता है, जो होता है घन में होता है, यानी घात 3 में होता है। तो उसका अनुपात कितना दिया है, 1:8। तो हमें भुजा का अनुपात आराम से निकल आएगा। भुजा का अनुपात क्या होता है, x के अनुपात में होता है। तो यानी कि इसका हमें घनमूल लेना है, तो 1 का घनमूल 1 और 8 का घनमूल हो जाएगा 2। अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो चाहे कोई भी क्षेत्रफल निकालना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो x² के रूप में होता है, यानी कि ये जो 1:2 है इसका वर्ग कर दो, तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो 1:4, वही कॉन्सेप्ट, वही सवाल, विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही। आगे बढ़े, चलो भैया। आगे बढ़ते हैं। समीकरण आपके सामने, इसको सॉल्व करना है। कितना बच्चों वाला प्रश्न है, फ्री फंड के नंबर देने वाला प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको फ्री में नंबर देके जाएंगे। तो यहाँ पर ये समीकरण दिया गया है, इसमें x का मान 1 रखना है। तो यानी कि यहाँ पर x है, इसकी यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पर x है, इसकी यहाँ 1 रख दो, यहाँ पर x है, इसकी यहाँ पर 1 रख दो। यही यहाँ पर करना और कुछ नहीं करना। चलो करते हैं। ये का 3 है और यहाँ पर 5:1, यानी कि कुल मिला के 5 हो गया, उसमें फर्क थोड़ी पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ 9 है, 15 के नीचे 1 है, यानी कुल मिला के 15 ही रहेगा। 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा और 1 का भाग 25 में करेंगे तो कुल मिला के 25 ही आएगा। कितना सब बच्चों वाला प्रश्न है। ये कितना हो गया, 8 हो गया। 25 में से 15 जाएगा, 10 बचेगा, 10 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसका गुणा कर देंगे तो 8 9 72 के 2 हो जाएगा, हाथ से लगा 7 और 8 एकम 8, 8 7 होगा 15। 152 कहाँ पर है, 152 विकल्प आपके डी में है।
तो आज हम लोग 2016 के जो प्रश्न सॉल्व कर रहे थे उसको यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। इसके और भी आगे प्रश्न हैं उसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ आप सभी लोगों के लिए बताई जा रही है कि भैया KBS PRT की आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए अब मार्केट से भैया कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आपको मात्र 100 रुपये में 150 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को प्राप्त करने के लिए जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सएप करिएगा, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी कि इस प्रैक्टिस सेट को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाइए जिससे आपका अधिक से अधिक फायदा होगा। और इसी प्रकार से हम लोग आपके लिए जो है यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाते रहेंगे। आप इस यूट्यूब चैनल का सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों में मित्रों में भी अपने वीडियो को शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं और आप का ही ये यूट्यूब चैनल है। जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।